Great welcome. तो बेटा ये तीसरा सेशन है एंड ग्रेट हेलो एंड लवली गुड इवनिंग फ्रॉम हियर इन दिल्ली एज ऑलवेज। तो बेटा ये तीसरा सेशन है ब्रांच अकाउंट का। पहले दो सेशन में हमारी जो चर्चा रही थी बड़े विस्तृत रूप से हमने ब्रांच अकाउंट के शुरुआती जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बड़े डिटेल में हमने एनालिसिस करा था। अब उसी चर्चा को हम बरकरार रखेंगे। तो ब्रांच अकाउंट में अभी तक हमने ये देखा है कि ब्रांचेस की दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एक तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस और डिपेंडेंट ब्रांचेस। इनफैक्ट उससे पहले हमने ये भी देखा था कि डोमेस्टिक ब्रांचेस और फॉरेन ब्रांचेस। डोमेस्टिक ब्रांचेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस और डिपेंडेंट ब्रांचेस। यहां तक ठीक है बेटे। डिपेंडेंट ब्रांचेस को हम एनालाइज कर रहे थे। डिपेंडेंट ब्रांचेस में हमने देखा कि तमाम अकाउंटिंग जो होती है वो हेड ऑफिस की बुक्स में होती है। ब्रांच का बेसिकली काम जो है उसमें जो भी पॉलिसीज और डायरेक्शन हेड ऑफिस ब्रांच को देता है, ब्रांच का फर्ज है कि उनका अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन करे, इंप्लीमेंटेशन करे, पालन करे। फिर हमने लास्ट सेशन में यह भी देखा था कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर तीन तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम हमें देखने में आते हैं। तीन तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम में भी हमने देखा था डेटर सिस्टम होता है, उसके अलावा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और होलसेल ब्रांच सिस्टम, इजंट इट और नॉट। तो तीन तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम्स हमने देखे और तीन तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम में भी हमने लास्ट सेशन में डेटर सिस्टम की चर्चा करी थी। डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग होती है और हेड ऑफिस जो है अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा इसके बारे में भी लास्ट सेशन में चर्चा हुई थी और हमने कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स भी देखने की कोशिश करी थी। उसी सिलसिले में हम आज की इस सेशन का अब आगाज करते हैं और अभी हम डेटर सिस्टम से संबंधित चर्चा को बरकरार रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम पहले करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में हम एलिमेंट्री फेज को देखेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे के फेज की तरफ जाएंगे। यहां तक ठीक है बेटे? तो फटाफट आ जाए। और 1.2 करेक्ट बेटे, जब मैंने 1.2 क्वेश्चन बोला तो जैसा कि अब आपको मालूम ही है, इसका मतलब मैं सेक्शन 1 को रेफर कर रहा हूं और सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को रेफर कर रहा हूं। जो नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं उन नोट्स को आप निकाल लें और फटाफट सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। तब तक मैं जरा अपनी स्क्रीन का जायजा ले लूं कि कहां तक स्क्रीन मुझे इजाजत देती है। वेल स्क्रीन काफी इजाजत दे रही है मुझे। यहां तक आ जाएगा? हाँ जी आ जाएगा। चलो, तो ब्रांच अकाउंट को हमने अभी बदस्तूर जारी रखा और ब्रांच अकाउंट में अब मैंने क्वेश्चन नंबर 1.2 क्वेश्चन 1.2 बेटे, क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्या मतलब है? 1.2 का मतलब है बेटे कोई क्वेश्चन नंबर 12 मत सोच लेना है। क्वेश्चन नंबर 1.2 है क्योंकि कई बार स्क्रीन पे पॉइंट जो है एकदम क्लियरली झलकता नहीं है, तो आपने इस बात का ख्याल करना है। यहां तक ठीक है बेटे? तो बिकॉज अभी डेटर सिस्टम के संबंध में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि डेटर सिस्टम में इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में अकाउंटिंग होती है। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस की बुक्स में हमने अकाउंटिंग करनी है। तो हेड ऑफिस की बुक्स में बुक्स ऑफ हेड ऑफिस आप भी मेरे साथ फटाफट लिखिए। हालांकि मैं फटाफट बोल तो रहा हूं लेकिन लिखता मैं थोड़ा आराम से ही हूं, कम से कम शुरुआती सेशन में। इनिशियल सेशंस में थोड़ा सा हम स्लो लिखते हैं इंटेंशनली ताकि आप एक बार हमारी हैंडराइटिंग के आदी हो जाएं और साथ साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतार लें। यहां तक ठीक है बेटे? अब आगे हम बढ़ेंगे। तो हेड ऑफिस की बुक्स में हमने एक तो ब्रांच अकाउंट बनाया है और ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाता है, जैसा कि आपको मालूम है। तो फटाफट आपने एक ब्रांच अकाउंट बनाया। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा। जैसा कि हमने देखा था ब्रांच अकाउंट जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा
और ब्रांच अकाउंट के अलावा हेड ऑफिस अपनी बुक्स में और कौन से अकाउंट बनाएगा? दैट इज ब्रांच डेटर्स अकाउंट। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में एक तो ब्रांच अकाउंट और दूसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में ये दो अकाउंट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 1.2 में क्या कहता है? बिग ब्रदर्स आर हैविंग देयर हेड ऑफिस एट दिल्ली एंड ब्रांच एट कोलकाता। बेटे हेड ऑफिस कहां है? हेड ऑफिस यहां पर है, दिल्ली में है। और ब्रांच कहां है? ब्रांच है कोलकाता में। ब्रांच ऑफिस कोलकाता में है। करेक्ट। कहता है फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ द हेड ऑफिस विद द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ अगस्त। तो बेटे 31st ऑफ अगस्त एक बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन से मैंने पहले ही कहा है कि हम बिल्कुल स्क्रैचेस से स्टार्ट करेंगे, जमीन से स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। अब बेटे स्टॉक ऑफ ब्रांच, उसने तुम्हें लिखा हुआ है कि ब्रांच के पास इस साल की बिगिनिंग में, ब्रांच के पास इस साल की बिगिनिंग में कुछ तुम्हें आइटम्स दिए हुए हैं। तुम देख रहे हो कि तुम्हें जो आइटम्स दिए हैं, एक तो स्टॉक है, डेटर्स है और पेटी कैश है। तो अकाउंटिंग ईयर की बिगिनिंग में ब्रांच के पास कुछ बैलेंसेस पहले से पड़े हैं, आपको मालूम है कि इनको कहां लिखा जाएगा। उसके बाद उसने लिखा है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, तो इसका मतलब हम इसको ब्रांच अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, एंट्री होगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। उसके बाद रेमिटेंसेस के बारे में लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि ब्रांच मैनेजर का काम यह है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट करे और हेड ऑफिस को भेजे। ये ट्रांजैक्शन भी हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में है। ब्रांच ने हेड ऑफिस को कुछ अमाउंट रेमिट करा और रेमिटेंसेस के दोनों पहलू तुम्हें दिए हुए हैं, कैश सेल्स भी और रियलाइजेशन ऑफ डेट्स भी। रियलाइजेशन ऑफ डेट्स का मतलब है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अमाउंट सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को खर्चों के लिए कुछ पैसा भेजा। जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ भेजेगा, जैसा कि मैंने बताया था, उसको हम हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे और आपकी एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इजंट इट और नॉट? उसके बाद कहते हैं पेटी एक्सपेंसेस, लेकिन उससे पहले एक लाइन पर ध्यान दें। अमाउंट सेंड टू ब्रांच के अंदर आपको दिया हुआ है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को सैलरी के लिए कैश भेजा, रेंट के लिए कैश भेजा और उसके अलावा पेटी खर्चों के लिए भी कैश भेजा है। करेक्ट। इस लाइन का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद कहता है पेटी एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच मैनेजर। मैंने बताया था पेटी एक्सपेंसेस, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेटी कैश रियल अकाउंट है। दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के संबंध में सिर्फ ये दो चीजें बनाता है और उसके अलावा और कोई अकाउंट्स नहीं बनाता है। कोई और अकाउंट नहीं बनाता है। तो इसका मतलब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम पेटी कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाएंगे, लेकिन पेटी खर्चों को हमने इस अकाउंट के अंदर, यानी कि ब्रांच अकाउंट के अंदर किसी तरीके से रिफ्लेक्ट करना है। कल आपको बताया गया था कि उसको कैसे रिफ्लेक्ट करा जाएगा। जो भी ओपनिंग पेटी कैश का बैलेंस होगा और जो पेटी कैश हमने इस साल भेजा, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में, जब हम क्लोजिंग बैलेंस के रूप में लिखेंगे तो इन सब का डिफरेंस खर्चों के बराबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उसने कहा कि स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 23,150 का और उसके बाद सन्ड्री डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है। यहां तक ठीक? तो बस अब हमने करना क्या है, इन ट्रांजैक्शन को फटाफट यहां पर पुटअप करना है। तो हम इसको कर सकते हैं। तो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में बेटे मैंने लिखना शुरू करा। ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन हम करेंगे। एक तो स्टॉक का बैलेंस है, ब्रांच के पास स्टॉक का बैलेंस 30,800 रुपए का है। तो पहले तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद ब्रांच के पास पहले से ही डेटर्स का भी कुछ बैलेंस है 16,500।
अब बेटे जैसे ही आपने डेटर्स का बैलेंस यहां पर लिखा, इमीडिएटली डेटर्स के इस बैलेंस को आप डेटर्स अकाउंट में भी लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज इक्वल टू 16,500। फिर पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस तुम्हें गिवन है। पेटी कैश भी एसेट होता है और पेटी कैश को भी ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। पेटी कैश मैंने बेटे यहां पर लिखा 500 रुपए। ब्रांच मैनेजर के पास छोटे मोटे एक्सपेंसेस को निपटने के लिए रखा गया जो कैश होता है उसको हम पेटी कैश बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेमिटेंसेस फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच ने हेड ऑफिस को इस साल कुछ पैसा भेजा, तो पहले तो हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस के दो मेन पहलू होते हैं, एक तो कैश सेल्स और दूसरा कैश फ्रॉम डेटर्स। कहते हैं कैश सेल से 10,500 रुपए और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। रियलाइजेशन ऑफ डेब्ट्स का मतलब है कैश फ्रॉम डेटर्स। तो कैश फ्रॉम डेटर्स बेटे कितना मिला? कैश फ्रॉम डेटर्स वो कहता है 1,57,157,740। तो टोटल कैश हमें इतना मिला है। और ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में हमें बाय कैश लिखना भूलना नहीं है। बाय कैश, डेटर से जो कैश मिलता है वो डेटर्स अकाउंट में भी आएगा 1,57,740। इसको हम डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। डेटर से जब हमें कैश मिला तो ये चीज डेटर्स को भी अफेक्ट कर रही है, इसलिए हम इसको डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे। लास्ट सेशन में मैं बता चुका हूं कि ये ट्रांजैक्शन इनफैक्ट तीनों को अफेक्ट करती है, तीनों पार्टीज को अफेक्ट करती है, ब्रांच कस्टमर्स को भी, ब्रांच डेटर्स को भी और हेड ऑफिस को भी। इसीलिए ये ब्रांच डेटर्स में भी आएगी और उसके अलावा यहां पर भी आएगी। फिर आगे कहता है अमाउंट सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने ब्रांच को इस साल कुछ गुड्स सप्लाई करे, सॉरी मैंने पहले नीचे पढ़ लिया, इनफैक्ट रेमिटेंसेस से पहले गुड्स सप्लाई टू ब्रांच भी है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस ने ब्रांच को इस साल गुड्स भेजे हैं 1,51,200 के, 151,200। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 1,51,200 के गुड्स भेजे हैं। उसके अलावा फिर कहता है कि रेमिटेंसेस वो हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया। उसके बाद उसने लिखा है अमाउंट सेंड टू ब्रांच। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ खर्चे भेजे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हेड ऑफिस ने जो कैश भेजा है वो किस किस चीज के लिए भेजा है? एक तो बेटे सैलरी के लिए भेजा है 7,440। हेड ऑफिस ने रेंट के लिए कुछ कैश भेजा है 2,400 और हेड ऑफिस ने कुछ पेटी कैश भी भेजा है। छोटे मोटे खर्चों को निपटने के लिए हेड ऑफिस ने 3,000 रुपए ब्रांच को और भेजे, करेक्ट? उसके बाद मैं यहां लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन, इस अकाउंटिंग ईयर के अंत में ब्रांच के पास क्या क्या बैलेंसेस बच गए, अब हमें उनको भी लिखना है। वैसे तो नेक्स्ट आइटम जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच। पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच का क्लोजिंग बैलेंस हमें यहां लिखना पड़ेगा। पहले तो मैं लिखूंगा पेटी कैश। ब्रांच मैनेजर के पास छोटे मोटे एक्सपेंसेस निपटने के लिए कितना ओपनिंग बैलेंस है? 500 रुपए।
₹500 ब्रांच मैनेजर के पास पहले से ही। जल्दी से बताए और फटाफट बताए, फौरन बताए। क्या इस साल या इस अकाउंटिंग पीरियड में हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ और पेटी कैश भेजा है? यस सर, बिल्कुल भेजा है। तो बेटे ₹3000 का कैश हेड ऑफिस ने ब्रांच को और भेजा, सेंट। ₹3000 का पेटी कैश और भेजा, तो मैं यहां पर 3000 लिखूंगा। इसका मतलब ब्रांच मैनेजर के पास टोटल पेटी कैश ₹3500 का हो गया। इसमें से ब्रांच मैनेजर ने कितना खर्च कर दिया, उसको बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मैनेजर 2750। तो बेटे मैं यहां पर लिखूंगा पेटी एक्सपेंसेस 2750। Out of 3,500, branch manager has actually spent 2,750. So it means now closing balance with the branch manager in respect of petty cash is just about 750. भूलना नहीं है, लास्ट सेशन में भी मैंने इस बात पे चर्चा करी थी कि दरअसल हमारा मोटिव है इन खर्चों को दिखाने का, 2750 का। लेकिन इन खर्चों को हम डायरेक्टली नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हम पेटी कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाते हैं। इन खर्चों को दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। जितना भी पेटी कैश हमने भेजा उसको यहां लिखते हैं। इसका मतलब डेबिट साइड में मैंने ₹3500 लिखा। ब्रांच मैनेजर के पास अल्टीमेटली जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा उसको मैं यहां पर लिखूंगा 750। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इनका डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली 2750 के बराबर है। तो इन खर्चों को हमने किसी तरीके से ब्रांच अकाउंट के अंदर समाना है। इज इट क्लियर? आगे उसने क्या लिखा, आगे कहता है स्टॉक एट ब्रांच 23,150। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है, तो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस आप लिख देंगे 23,150, 23,150। ये बैलेंसेस आपने यहां पर लिख दिए। उसके बाद उसने लिखा है सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस एट द एंड। करंट ईयर के एंड में सन्ड्री डेटर्स का जो बैलेंस है वो कितना दिया हुआ है। करंट ईयर के एंड में डेटर्स का बैलेंस जैसा कि आपने देखा 50,460 रुपए का दिया हुआ है। 50,460 रुपीज का बैलेंस, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आपके सामने मौजूद है। लेकिन भूलना नहीं है कि हम हेड ऑफिस की बुक्स में न सिर्फ ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं बल्कि साथ ही साथ डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं। तो यही वजह है कि क्लोजिंग डेटर जो है डेटर्स अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करे जाएंगे। दैट इज 50,460। हां जी, ब्रांच अकाउंट को जब भी आप टैली करें तो हमेशा इस बात को देख लें कि क्या आपके पास ओपनिंग डेटर्स की फिगर मौजूद है या नहीं है। क्या आपके पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की फिगर मौजूद है या नहीं है, और क्या आपके पास क्लोजिंग डेटर्स की फिगर मौजूद है या नहीं है। ये आपने देखना बहुत जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जरूरी है कि हम इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट सेल्स भी लिखें। लेकिन हम क्रेडिट सेल डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग बेटे कर नहीं रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जब मैं ओपनिंग डेटर्स यहां लिखता हूं, क्लोजिंग डेटर्स यहां लिखता हूं और साथ ही साथ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स यहां लिख रहा हूं, तो इन सब का डिफरेंस क्रेडिट सेल्स के बराबर आता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस अकाउंट को टैली करने से पहले आप ये देख लें, अच्छी तरीके से जज कर लें, एसेस कर लें कि क्या
क्रेडिट सेल्स यहां समा गई हैं या नहीं गई हैं। अगर तो ये तीनों आइटम यहां मौजूद हैं तो आप फटाफट इसी को टैली कर सकते हैं। बेटा आप इसको टैली करेंगे। टैली करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी शायद 30,760 रुपए की आएगी। बेटा ये आप बैलेंस कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये टोटल क्रेडिट में से ये माइनस करके बैलेंसिंग फिगर मैंने लिखी, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। यानी कि मैं नेट प्रॉफिट कंप्यूट कर सकता हूं अगर मेरे सामने ये तीनों फिगर मौजूद हैं। अब मैं ब्रांच डेटर्स को भी टैली कर लेता हूं। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटे उसको क्या कहेंगे, जरा दिमाग लगा के बताओ। सर क्रेडिट सेल्स, एब्सोल्यूटली। तो इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास निकलेगी वो क्रेडिट सेल्स की फिगर निकलेगी। कितनी निकलेगी ये आप चेक कर सकते हैं। मैं वैसे बता दूं 157,740 प्लस 50,460 माइनस 16,500, तो बेटे 1,91,700 की फिगर आ रही है। 1,91,700 दिस इज आवर क्रेडिट सेल्स। लेकिन क्रेडिट सेल्स हम इस अकाउंट के अंदर डायरेक्टली नहीं लिखते हैं क्योंकि हमने ये चीजें इस अकाउंट के अंदर लिखी हैं, तो इसका मतलब हमने इनडायरेक्ट तरीके से क्रेडिट सेल्स का अमाउंट यहां पर प्रेजेंट करा हुआ है। यहां तक ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व है तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन नंबर आप देखें 1.5 को। 1.5 याद रखें कि अभी हम बहुत एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। 1.5 को अब हम देखने की कोशिश करेंगे। 1.5 तो क्वेश्चन नंबर 1.5 को मैंने अब पिकअप करा। 1.5 बेटे 1.5 में क्या कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस एंड शो योर वर्किंग्स वेरी क्लियरली। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। हेड ऑफिस ने ब्रांच को इस साल 50,000 रुपए के गुड्स भेजे। हां जी मेरठ। फटाफट बताओ बेटे ये ट्रांजैक्शन किस तरफ लिखेंगे। सर ये गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे हैं तो जाहिर है कि इसको हमने ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है। बिल्कुल ठीक। तो हम इसको डेबिट साइड में आपके कहने पर लिख देते हैं। 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 50,000 रुपीज। मेरठ के कहने पर हमने इसको यहां पर लिखा है। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट कॉस्ट। बेटे मैंने आपको बताया था, याद आया आपको कि कभी कभी ब्रांच को ऐसा लगता है ये गुड्स इतनी खराब हालत में हमें मिले हैं कि हम इसको उस प्राइस पे नहीं बेच पाएंगे, तो बाद में हमें हेड ऑफिस की डांट सुननी पड़ेगी। तो बेहतर है कि हम इन गुड्स को हेड ऑफिस को वापस कर देते हैं। हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को सप्लाई करे हुए गुड्स जब ब्रांच हेड ऑफिस को वापस कर देती है तो उसको हम ब्रांच अकाउंट पे किस तरफ लिखेंगे। सर उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। गुड। अकाउंट का टाइटल क्या होगा। सर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ही होगा। तो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न्स मैंने लिख दिया। हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स भेजे थे ब्रांच ने उसमें से 3,000 रुपए के गुड्स वापस हेड ऑफिस को कर दिए। यहां तक ठीक है। उसके बाद कहता है ब्रांच क्रेडिट सेल्स। फटाफट बताएं। हां बेटे मुरादाबाद सेंटर और जमशेदपुर सेंटर के बच्चे तो कह रहे सर क्रेडिट सेल जल्दी से आप यहां पर लिख डालो।
ओहो, क्रेडिट सेल्स बेटे हम डायरेक्टली यहां पर नहीं लिखते हैं बाबा, हम उसको इनडायरेक्टली लिखते हैं। क्रेडिट सेल जो ट्रांजैक्शन है, डेट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड द ब्रांच कस्टमर्स। तो बेटे ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है, तो यही वजह है कि क्रेडिट सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएंगी 51,000 रुपीज। सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बेटे, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? कोई ट्रांजैक्शन आपके और आपके फ्रेंड के बीच में है तो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, उसको रिकॉर्ड मैं थोड़ी करूंगा, उसको या तो आप रिकॉर्ड करोगे या आपका फ्रेंड रिकॉर्ड करेगा। तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है? इससे बड़ी सिंप्लीफिकेशन तो हो ही नहीं सकती। हां जी, कानपुर ब्रांच ठीक है, एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक। और जम्मू वाले कह रहे सर ठंडा बहुत है लेकिन मजा आ गया, हमारी समझ में आ गया। वेरी गुड, तुमने तो बहुत बढ़िया आंसर दिया है। चलें आगे बढ़े। आगे कहते हैं कैश सेल्स एट ब्रांच 2500। ब्रांच ने कैश सेल्स करी, तो अब ब्रांच क्या करेगा? कैश सेल का पैसा क्या अपनी जेब में रखेगा कि हेड ऑफिस को भेजेगा? हेड ऑफिस को भेजेगा। तो यही वजह है कि कैश सेल्स में यहां पर लिखूंगा 2500। उसके बाद कहता है, ध्यान से सुने, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच का क्या मतलब है? तो मैं इस क्वेश्चन में कहता है कि ब्रांच ने कितना कैश रेमिट कहा? कैश रेमिटेड, कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस, सॉरी ब्रांच ऑफिस टू हेड ऑफिस। और हमें मालूम है कि जो रेमिटेंसेस होती हैं उसके दो पहलू होते हैं। कौन कौन से दो पहलू होते हैं? एक तो होता है कैश सेल्स और दूसरा होता है कैश फ्रॉम डेटर्स। इनको मिलाकर के हम रेमिटेंसेस बोल देते हैं। तुम्हें रेमिटेंसेस की फिगर तो दे दी। कहता है ब्रांच ने हेड ऑफिस को इस साल 45,000 रुपया रेमिट करा। टोटल रेमिटेंसेस 45,000 की हैं और हम देख चुके हैं इसके अंदर कैश सेल्स 2,500 की है। तो बेटा मुझे फटाफट बताओ कि कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट कितना होना चाहिए? कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट डेफिनेटली 42,500 का होगा। तो इस तरीके से हमने ये फिगर निकाल ली। तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स एक तो हम ब्रांच अकाउंट में लिखते हैं रेमिटेंसेस के अंतर्गत, और उसके अलावा कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स जो है 42,500 डेटर्स अकाउंट में भी प्रदर्शित करा जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद कहता है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। इस लाइन को आपने और भी गहराई से समझना है, हालांकि यह बड़ा सिंपल सा लगता है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ऐसा लगता है हेड ऑफिस ने खर्चे पे कर दिए, लेकिन इस लाइन को आपने ऐसे समझना है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 10,000 रुपए भेजे और ब्रांच ने ये खर्चे करे। हालांकि लिखा हुआ है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, लेकिन हम इसको ऐसे लेकर के चलेंगे कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को 10,000 रुपए का कैश भेजा और ब्रांच ने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। यहां तक ठीक है? तो मैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखूंगा टू कैश, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, और आउटर कॉलम में मैं लिख दूंगा 10,000। फिर कहता है डिस्काउंट
अलाउड टू कस्टमर बाय ब्रांच। बेटा ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है? बड़े क्लियरली लिखा भी हुआ है कि ब्रांच ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। मैंने आपको ये बताया था, वैसे तो सारे पॉलिसी डिसीजन हेड ऑफिस के हाथ में होते हैं, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। और जब मैं पहली क्लास में बहुत डिटेल में करा रहा था तो कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि हम जरूरत से ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, बल्कि कुछ बच्चों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जरूरत से ज्यादा बोरिंग भी हो रही है। लेकिन बेटे इसीलिए हमने कराया था कि बाद के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। तो ये ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में है, और यही वजह है कि जो डिस्काउंट है उसको हम यहां पर लिखेंगे। $1,800। उसके बाद कहता है क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच एट कॉस्ट 17,000। क्लोजिंग स्टॉक विद ब्रांच एट कॉस्ट, ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक है 17,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस कैरीड डाउन के रूप में बाद में हम यहां पर लिखेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो है 17,000 रुपए। तो बेटे 17,000 रुपए मैंने यहां पर लिख दी। फिर कहता है ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 7,700 है। आगे तो महज फॉर्मेलिटीज हैं, ये आप कर सकते हैं। क्लोजिंग डेटर 7,700 मैंने यहां पर भी लिख दिया। इस क्वेश्चन में उसने लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। पहली लाइन गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट थी, जो हमने यहां लिखी। फिर गुड्स रिटर्न का केस था, तो गुड्स रिटर्न हमने यहां पर लिखे। ब्रांच क्रेडिट सेल्स जो थी वो ब्रांच डेटर्स में। कैश सेल्स रेमिटेंसेस का पहलू। फिर कहता है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच 45,000। हमारे पास ये फिगर है, ये फिगर है, तो ये फिगर हमें पता लग गई, और ये फिगर हमने यहां पर भी लिखी। डिस्काउंट और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, डिस्काउंट की फिगर हमने यहां पर लिखी है, और उसके बाद स्टॉक और ब्रांच, ये दोनों आइटम हमने क्लोजिंग बैलेंस के रूप में लिखे हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने डायरेक्टली नेट प्रॉफिट कंप्यूट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास अभी तक ओपनिंग डेटर्स नहीं है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स तो हैं, क्लोजिंग डेटर्स भी हैं, लेकिन ओपनिंग डेटर्स नहीं है। इसका मतलब है कि क्रेडिट सेल इस अकाउंट के अंदर अभी तक नहीं आई है, और जब तक टोटल सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इस अकाउंट के अंदर नहीं आएंगी, हम नेट प्रॉफिट कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। इजंट इट और नॉट? तो हम क्या करेंगे, पहले डेटर्स अकाउंट को टैली करेंगे। डेटर्स अकाउंट को मैंने टैली करा तो 52,000 माइनस दिस, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी 1,000 रुपए आ गई। ये 1,000 रुपए आपकी बैलेंसिंग फिगर है जो ओपनिंग डेटर्स है। तो बेटे ओपनिंग डेटर्स 1,000 रुपए आप यहां पर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कोई पेटी कैश नहीं था और कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कंप्यूट करेंगे? बेटे तब हम ये मान करके चलेंगे कि पिछले साल कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा होगा, यही वजह है कि ओपनिंग स्टॉक 0 है। यहां तक ठीक? तो बाकी क्या है? बाकी तो आप इसको कंप्यूट खुद ही कर सकते हो, और 11,700 रुपीज बैलेंसिंग फिगर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इन क्वेश्चंस को करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1.3 पे आ जाइए। 1.3
1.3 1.3 1.3 जो क्वेश्चन है बेटे, 1.3 में आपको डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों? अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स गिवन नहीं होंगे, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने, अगर किसी क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग डेटर्स है और ना क्लोजिंग डेटर्स है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैश में है, तो इसका मतलब हमें डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1.3 में यही वजह है कि मुझे डेटर्स अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मुझे डेटर्स अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में डेटर्स अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मुझे सिर्फ ब्रांच अकाउंट की जरूरत है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट। बेटे कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो आप समझ जाना कि आपने डेटर सिस्टम को फॉलो करना है। क्वेश्चन हो सकता है कि आपको यह ना बोले कि आप इसको सॉल्व करो डेटर सिस्टम से। अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रिपेयर ओनली ब्रांच अकाउंट, ऑब्वियसली वी शैल हैव टू फॉलो एक्चुअली डेटर सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर केस, करेक्ट। तो कहता है ओपनिंग स्टॉक एट द ब्रांच इज 15,000, तो ओपनिंग स्टॉक बेटे 15,000 है, इसको मैं फटाफट ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखूंगा। ब्रांच के पास 15,000 का स्टॉक पहले से पड़ा है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड टू ब्रांच मैंने यहां पर लिखा 45,000। हेड ऑफिस ने ब्रांच को 45,000 रुपए के गुड्स और भेजे, 45,000। फिर कहता है कि जो सेल्स है वो 60,000 रुपीज की है। बेटे मुझे ये बताओ ये कौन सी सेल्स है, क्या ये क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स है? मेरी बात को ध्यान से सुने। वैसे तो अकाउंट का एक जनरल कन्वेंशन है, एक जनरल रूल है कि अगर सेल्स के आगे पीछे कुछ ना लिखा हो तो हम उसको जनरली क्रेडिट सेल्स लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बता चुका हूं कि इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स गिवन नहीं होंगे तो उस केस में आपको यह मान करके चलना है कि कोई भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। तो फकत या शायद यही कारण है कि हमको अब यह मानना पड़ेगा कि ये जो सेल्स हैं ये कैश सेल्स हैं। तो बेटे जो कैश सेल्स होती हैं, और कैश सेल्स इस केस में 60,000 की है। अगर कैश सेल्स 60,000 की हैं तो इस क्वेश्चन में कोई कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो यही वजह है कि रेमिटेंसेस का अमाउंट 60,000 ही हो जाएगा। अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस विल बी ऑब्वियसली 60,000। फिर कहता है कि एक्सपेंसेस कुछ पे करे गए हैं। एक तो सैलरी का खर्चा है और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस है। हेड ऑफिस ने कैश भेजा होगा सैलरी के खर्चे को निपटने के लिए, और सैलरी का खर्चा जैसा कि आपने देखा डेट इज इक्वल टू 5,000, तो सैलरी का खर्चा 5,000 आपने लिखा और अदर एक्सपेंसेस 2,000 रुपए के आपने लिख लिए। तो इस तरीके से टोटल 7,000 रुपए का खर्चा आप यहां पर दिखाएंगे। ठीक है बेटे। लेकिन इस क्वेश्चन में अब आगे उसने यह भी लिखा कि क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कहां आएगा। कहता है क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास 15,000 रुपए का है, तो ऑब्वियसली आप इसको यहां पर लिखेंगे। और अब जरा ध्यान से देखें, इसी पॉइंट की वजह से मैंने कराया है, वैसे इसको आप खुद भी कर सकते हैं। कहता है ब्रांच मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच आफ्टर चार्जिंग
सच कमीशन। कहता है ब्रांच का जो मैनेजर है उसको हमने कुछ कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये पॉइंट हमने कंसीडर करना है। तो अब ध्यान से देखें, बेटा ये टोटल इस साइड का कितना हो गया, 75,000 हो गया। और 75,000 में से अगर आप ये चीजें माइनस कर दो तो ये आ गया 67। तो 3,000 रुपीज इस वक्त आपका नेट प्रॉफिट है। इस वक्त ब्रांच मैनेजर को कमीशन देने से पहले मेरा प्रॉफिट कितने का है, 3,000 का है। अब वो कहता है कि ब्रांच मैनेजर को कमीशन देना है। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑफ ब्रांच मैनेजर, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑफ ब्रांच मैनेजर, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑफ ब्रांच मैनेजर। बेटे ब्रांच मैनेजर का कमीशन कितना होगा, calculation of commission of branch manager. Now please pay attention in this particular case. Net profit 3,000 रुपए का है कमीशन देने से पहले। सपोज ब्रांच मैनेजर्स commission is presumed as X। अगर ब्रांच मैनेजर का कमीशन में X मान लो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना हो जाएगा, देन नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन विल बी इक्वल टू net profit after commission will be equal to 3,000 minus X, isn't it or not? तब ब्रांच मैनेजर का कमीशन 3,000 माइनस X यानी कि कमीशन हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज 3,000 माइनस X। और क्वेश्चन यही कहता है कि ब्रांच मैनेजर को 5% का कमीशन हमने देना है, राइट। 5% का कमीशन देना है और जो 5% हमने देना है दैट विल बी 3,000 माइनस X। ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच आफ्टर चार्जिंग कमीशन इज इक्वल टू 3,000 माइनस X। कानपुर बेटे इससे इत्तेफाक रखते हैं आप, बिल्कुल। जम्मू, मुरादाबाद, हां जी, मेरठ। आई होप कि नाउ एटलीस्ट यू आर गोइंग टू एग्री विथ मी कि 3,000 माइनस X दिस इज द प्रॉफिट्स ऑफ द ब्रांच आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इजंट इट और नॉट। और अगर हमें यह पता लग गया है तो तब मैं आगे क्या लिखूंगा, 10 ब्रांच मैनेजर्स कमीशन विल बी इक्वल टू ब्रांच मैनेजर्स commission will be equal to 5% of 3,000 minus X। ब्रांच मैनेजर का कमीशन ये हो गया या नहीं हो गया, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? यानी कि आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बन गई, ये ब्रांच मैनेजर का कमीशन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये ब्रांच मैनेजर का कमीशन है। इस कमीशन को आपने X माना है, इसी कमीशन को तो आपने X माना है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन क्या बन गई, X इज इक्वल टू कमीशन इज इक्वल टू दिस मच 500, 3,000 माइनस X। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपने सॉल्व करा तो डेट विल बी इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 100
माइनस 5x बाई 100। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम विल बी इक्वल टू 100। 15,000 माइनस 5x। आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। 100x विल बी इक्वल टू 15,000 माइनस 5x। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 100 विल बी इक्वल टू 95x इज इक्वल टू 15,000 और x विल बी इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 95। तो 15,000 को मैं डिवाइड कर दूं 95 से, तो कमीशन विल बी इक्वल टू नियर अबाउट, बेटा ये माइनस में था, ये 105x होगा। सॉरी एक्सट्रीमली, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। दिस विल बी इक्वल टू 105x। सो x विल बी 15,000 डिवाइडेड बाय 105। 15,000 डिवाइडेड बाय 105 दैट इज इक्वल टू 143। बेटे क्वेश्चन कहता है कि ब्रांच मैनेजर को हमने कमीशन देना है, लेकिन जो कमीशन देना है प्रॉफिट में से उसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका कमीशन। अब प्रॉब्लम यह है कि कमीशन तो हमारे पास है नहीं, तो यही वजह है कि हमने पहले ब्रांच के प्रॉफिट बिफोर कमीशन कंप्यूट करे। मैनेजर का कमीशन मैंने x मान लिया, तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन 3,000 माइनस x है और इसका 5% मैंने उसको दे दिया। तो इसका मतलब ब्रांच मैनेजर का टोटल कमीशन इतना है, जिसको कि हम x मान के चल रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। बस अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बेटे ये तरीका समझने के लिए अच्छा है। हालांकि 143 तुम डायरेक्टली वैसे ही कंप्यूट कर सकते हो जैसे कि तुम करने के आदी हो। तुम लोग डायरेक्टली लिख सकते हो ब्रांच मैनेजर्स कमीशन, ब्रांच मैनेजर्स कमीशन, ब्रांच मैनेजर का जो कमीशन हो जाएगा दैट इज 3,000 इंटू 5 बाई 105। ये मैं आपको पॉइंट बता रहा था। आप डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हो, और इनफैक्ट ये जो फिगर आती है ये इसी इक्वेशन को कहीं ना कहीं सॉल्व कर करके आती है। तो तुम डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इनफैक्ट आप लोगों को कंप्यूट इसी तरीके से करने की है। तो ब्रांच मैनेजर को हमने कमीशन देना है, तो कमीशन इज इक्वल टू 143। अब जो बच जाएगा वो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन विल बी इक्वल टू 2857 चेक करके लिखें। करेक्ट। तो बेटे सेक्शन 1 के, क्योंकि सेक्शन 1 एलिमेंट्री फेज है, करेक्ट, तो सेक्शन 1 में आप पहले 9 क्वेश्चन तक कर लें, फर्स्ट टू 9। ये सिंपल एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चन है, इसमें मेरे कुछ और कराने लायक नहीं है। इसकी चर्चा मैं बरकरार जारी रखूंगा नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को फिलहाल हम यहीं पर रैप अप कर रहे हैं। तो इट्स अ लवली गुड नाइट एज ऑलवेज एंड शबा खैर फ्रॉम हियर इन दिल्ली।